दोस्तों, भारतीय सिनेमा की अगर बात करें तो गीतों के बिना भारतीय सिनेमा अधूरा है। भारतीय सिनेमा की जान रहे हैं गीत, और ख़ासकर पुरानी भारतीय फिल्में। गीतों के बिना तो ये चल ही नहीं सकती थी। कितने स्टार्स को स्टारडम दिया गीतों ने, गानों ने। कितनी एक्ट्रेसेस को स्टारडम दिया गानों ने। गानों की वजह से पुरानी फिल्मों का अस्तित्व था, मगर फिर भी कई बार स्टारडम हावी हो जाया करता था फिल्मों के ऊपर। स्टार्स हावी हो जाया करते थे फिल्मों के ऊपर, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। ऐसी एक फिल्म का किस्सा है। स्टार्स का स्टारडम हावी हो गया था इस फिल्म के ऊपर, मगर रफ़ी साहब की आवाज़ ने इस फिल्म को बचा लिया था, इस फिल्म को उबारा। आज ये फिल्म रफ़ी साहब के गानों की वजह से ही पहचान बनाती है, जानी जाती है। क्या सब ये किस्सा था, कैसे स्टार्स का स्टारडम धोखा दे रहा था इस फिल्म को, और कैसे रफ़ी साहब के गानों ने इस फिल्म को उबारा। कौन सी ये फिल्म थी, कौन से ये गाने थे, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूं, इसको बनने में लग गए थे 8 से 10 साल। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड बताया जाता है इस फिल्म को 8 साल बनने में लगे थे, मगर इसको कैलकुलेट करें तारीखों के हिसाब से तो लगभग 10 साल इस फिल्म को बनने में लगे होंगे। क्योंकि इस फिल्म की बात कर रहा हूं, इसकी स्टार कास्ट में थे मनोज कुमार साहब, साधना जी, महमूद साहब, शशिकला जी, बलराज सानी साहब। ऐसे दिग्गज एक्टर्स एक्ट्रेसेस इस फिल्म के अंदर थे। मगर फिर भी प्रॉब्लम्स कैसे आई? ये फिल्म दरअसल शुरू हुई थी जब साधना जी की अनीता बन रही थी, तब इस फिल्म पर काम होना शुरू हुआ था। मगर अनीता 1967 में लोगों के बीच में आ गई थी और ये फिल्म लटक रही थी। क्या कुछ इस फिल्म के बनने के साथ हो रहा था? इस फिल्म में जो पहला ग्रहण लगता है 1967 अनीता जब फिल्म आई थी साधना जी की, उसके बाद साधना जी ये फिल्म कर ही रही थी, उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, और थायराइड की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है, उनका वेट गेन होने लगा। तो थायराइड का इलाज कराने के लिए साधना जी चली गई विदेश। अब इधर साधना जी विदेश चले गई तो इस फिल्म की शूटिंग तब भी जारी थी मनोज कुमार साहब या अदर्स एक्टर्स को लेकर के, मगर इसकी शूटिंग ऑन ऑफ थी, कभी होती थी कभी नहीं भी होती थी। क्योंकि उस दौर में मनोज कुमार साहब भी बिजी हो रहे थे, उनका भी अपना प्रोडक्शन बनने जा रहा था, ज़्यादा ध्यान वो अपने प्रोडक्शन पे दे रहे थे। तो इस तरीके से इस फिल्म की शूटिंग होना शुरू हुई। साधना जी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल था, लीड रोल में साधना जी थी। तो साधना जी के बगैर फिल्म की शूटिंग नहीं बढ़ पा रही थी आगे। साधना जी आई 1968 में। जब साधना जी 1968 में आई फिल्मों में काम करने के लिए, तो उनके लिए भी आसान नहीं था फिल्मों में काम करना, क्योंकि साधना जी के चेहरे पर सूजन आ गई थी ट्रीटमेंट के कारण, कि साधना जी को शूटिंग करने में दिक्कत आई। मगर धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व शुरू होना हुई, तो साधना जी के पास और भी कई फिल्में थी। सच्चाई जैसी मूवी साधना जी के पास थी, और कई उड़िया फिल्म साधना जी के पास थी। तो साधना जी जब थोड़ा सा रिकवर होने लगी, तो उन्होंने अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी करना शुरू किया। तो और फिल्मों पे भी साधना जी ध्यान दे रही थी। इस फिल्म के लिए साधना जी को जब फुर्सत मिली, उन्होंने जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे शत्रुजीत पॉल, उनसे बात की, तो यहां पर अब शत्रुजीत पॉल के साथ प्रॉब्लम हो गई। शत्रुजीत पॉल जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे वो थी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंस की उनको कमी हो चुकी थी। फाइनेंसर्स ने भी हाथ पीछे करना शुरू कर दिए थे इस फिल्म में, क्योंकि इसकी शूटिंग ऑन ऑफ थी। फाइनेंसर्स को लग रहा था बड़े एक्टर्स भला ही इस फिल्म के अंदर हो, मगर वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो इस फिल्म पे कैसे पैसा लगाएं, कैसा विश्वास इस फिल्म पे किया जा सकता है। तो फाइनेंसर्स ने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। और कई इंटरव्यूज में महमूद साहब ने इस फिल्म के बारे में जब भी जिक्र किया, उनका कहना था मनोज कुमार साहब के कारण ज़्यादा ये फिल्म लटकी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो महमूद साहब ही बता सकते हैं, मगर ऐसा हो रहा था इस फिल्म के अंदर, इसको भी नकारा नहीं जा सकता था। तो इस फिल्म की शूटिंग ऑन ऑफ थी, फाइनेंसर्स ने हाथ पीछे खींच लिए थे। 1973 में एक और हादसा इस फिल्म के साथ हो जाता है, जब बलराज सानी साहब की डेथ हो जाती है। अब बलराज सानी का इस फिल्म में एक दमदार रोल था,
और बारात सानी की डेथ होने के बाद फिर ये फिल्म लटकनी शुरू हो गई। अब यही सब इस फिल्म के साथ हो रहा था, मगर इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे शत्रुजीत पॉल, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फाइनेंसर्स से फिर से बात की। उन्होंने फाइनेंसर्स को कहा आप इसको फाइनेंस करना शुरू करें और फिल्म को किसी तरह से कंप्लीट कराएं, जैसा भी होगा वो उनका पैसा दे देंगे। मगर फाइनेंसर्स मानने को तैयार नहीं थे। खैर किसी तरीके से इस फिल्म के फाइनेंसर्स मान गए, मगर फिर भी कहते हैं इस फिल्म की शूटिंग ऑन ऑफ थी। कहते हैं 1967 में ये फिल्म बनना शुरू हुई थी, 1975 में इस फिल्म का काम पूरा हुआ। 1975 में इस फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिला, मगर उसके बावजूद भी 2 साल तक फिल्म लटकी रही सिनेमा घरों तक पहुंचने के लिए। अब इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, इस फिल्म को 1975 में जब सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिला तो कहते हैं इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे इसके गानों पर बड़ा विश्वास था। इसके संगीतकार थे रवि, इसके गीतों को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने, और ये गाने रिकॉर्ड हो गए थे 1967 में ही। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने दिमाग लड़ाया, फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट भी मिल चुका था, मगर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था सिनेमा घरों पे इस फिल्म का हश्र क्या होगा। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इस फिल्म का एल्बम बहुत पहले ही रिलीज कर दिया था। अब इस फिल्म का एल्बम, म्यूजिक एल्बम जब लोगों के बीच में आया तो रफ़ी साहब के जो गाने थे वो सर चढ़ के बोले लोगों के, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का हौसला बढ़ा। इस तरीके से 1975 में इस फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है और 1977 में ये फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंचती है। इस फिल्म को सिनेमा घरों तक पहुंचाने के पीछे इसके गीतों का हाथ रहा, खासकर रफ़ी साहब के गानों का हाथ रहा। ये फिल्म कौन सी थी? जी हाँ, ये फिल्म थी 1977 में आई अमानत। अमानत के एक से एक गाने, यानी सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। खासकर 3 गानों ने वो तहलका मचाया। आज भी ये गाने अमर हैं और अमानत इन्हीं गानों की वजह से जानी जाती है। इसका जो सबसे पॉपुलर ट्रैक, सबसे पॉपुलर सॉन्ग हिट हुआ, लोगों के बीच में पहचान मिली, लोगों ने सर आंखों पर चढ़ाया, वो गाना था मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। मतलब निकल गया है तो दूसरा गाना था तेरी जवानी तपता महीना। तेरी जवानी तपता महीना। तीसरा गाना था दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात। ये 3 गाने तो इस फिल्म की जान बने। आप अगर इन 3 गानों में देखेंगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि इस फिल्म को बनने में कितनी लेट हुई। दूर रह करके ना करो बात, मनोज कुमार साहब और साधना जी अलग ही लग रहे हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, इस गाने में साधना जी मनोज कुमार साहब अलग ही लग रहे हैं। तेरी जवानी तपता महीना, इसमें साधना जी मनोज कुमार साहब अलग ही लग रहे हैं। इनके वेट से साफ पता चल रहा है कि बाद में ये गाने शूट हुए। इस फिल्म में और भी एक से एक बढ़कर गाने थे। मन्ना डे साहब का एक कॉमिक गाना था जो महमूद साहब पर पिक्चराइज हुआ था, भुस भर दिया मेरी चाहत में। भुस भर दिया अयो। एक और इसका मस्ती भरा गाना था साइकिल पे हसीनों की टोली, देखी तो तबीयत यूं डोली। साइकिल पे हसीनों की टोली देखी तो ऐसे नायाब गाने इस फिल्म के अंदर थे। आशा भोसले जी ने भी इस फिल्म में गाने गाए, मगर 3 गानों के कारण ये फिल्म जानी जाती है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, दूर रह करके न करो बात, तेरी जवानी तपता महीना। इन गानों के कारण अमानत को पहचाना जाता है, यानी रफ़ी साहब के कारण इस फिल्म को पहचाना जाता है। हालांकि साहिर लुधियानवी साहब के लिरिक्स कमाल के थे, रवि साहब का संगीत कमाल का था। तो अमानत अपने गानों के कारण आज भी जानी जाती है, पहचानी जाती है। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।